कहानियां शुरू होती हैं एकदम शुरू से, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत होती है अंत से, कहानी के मुख्य किरदार की इति से। साल 1997, फरवरी का दूसरा हफ्ता। सर्दी की धुंधली सी सुबह, नरम धूप और मध्यम हवा। शहर था उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। शहर से कुछ दूर एक तहसील अमृतपुर। जमीन पर हजारों का हुजूम और आसमान में कई हेलीकॉप्टर। सभी की आंखें नम। किसी का दुख सुना जा सकता था और किसी का साफ देखा जा सकता था। एक तरफ महिलाओं का विलाप, दूसरी तरफ पुरुषों का दुखदाई मौन। बच्चे भी उदास थे। उनके लिए समझना कठिन था कि इस हताशा का मूल क्या है। नौजवान निराश थे, केवल सोच सकते थे पर कर कुछ नहीं सकते थे। आसमान में नजर आ रहे हेलीकॉप्टर से श्रद्धांजलि के पुष्प बरस रहे थे। उन हेलीकॉप्टर्स में कोई आम लोग नहीं थे। एक हेलीकॉप्टर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे में एक लाल कृष्ण आडवाणी और तीसरे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। तकलीफ की इस महफिल में देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती जी भी मौजूद थीं। इन दिग्गज नेताओं और हजारों की जनता के बीच अच्छी भली काठी वाली एक निस्तेज देह पड़ी थी। ठंडा पड़ चुका शरीर जो अपना अस्तित्व अग्नि के हवाले करने से कुछ क्षण दूर था। ऐसा प्राणहीन पर प्रभावशाली शरीर जिसका असमय अंत स्वीकार कर पाना हर किसी के लिए असंभव था। इतना सुनने के बाद तो हर किसी के मन में जिज्ञासा होगी कि कहानी का किरदार है कौन। हमसे पुरानी पीढ़ी तो समझ भी गई होगी कि वह अंतिम यात्रा थी एक अच्छे इंसान, जननेता, कुशल कवि, योग्य अधिवक्ता और प्रबल छवि वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी की। फर्रुखाबाद में जरदोजी के मुस्लिम कारीगर जिस नेता को चाचा कहते थे, जो नेता कारसेवकों को लेकर सीधे पीएम आवास पहुंच जाता था, जिस नेता की गाड़ी एक विधायक होने के बावजूद पीएम आवास के कर्मचारी भी पहचानते थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि महज कुछ सालों में भाजपा के अंदर उनका कद काफी सराहा जाने लगा था। हर राजनीतिक दल के नेता की ख्वाहिश थी कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी से उनके रिश्ते मजबूत हों, विवाद अंदरूनी हो या बाहरी, हर बार पार्टी उनको ही खोजती थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की दावेदारी और मजबूती की पहचान इस बात से होती थी कि उनकी वजह से मुलायम सिंह यादव को अपनी सीट बदलनी पड़ी थी। 15 जनवरी 1938 को फर्रुखाबाद के अमृतपुर में जन्मे ब्रह्मदत्त द्विवेदी आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। वो पढ़ाई के दिनों से ही संघ की शाखाओं में शामिल होने लगे थे। वो केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि एक शिक्षित और कुशल राजनेता थे। उनके पास एमए और एलएलबी की डिग्री थी। शिक्षा और संघ के साथ ने उनकी राजनीतिक यात्रा को सफल बनाने में पूरी भूमिका निभाई। 70 के दशक की शुरुआत में ब्रह्मदत्त नगर पालिका में पार्षद बने, लेकिन जनता बेहद सीमित समय में समझ गई थी कि एक योग्य नेता को पार्षद के पद तक सीमित रखना ठीक नहीं है। कुछ ही सालों में वो नगर पालिका बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी मौजूदगी और सक्रियता रही। बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े केस में एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के साथ अदालत में उनकी भी पेशी हुई थी। एक शिक्षित, सर्वमान्य और योग्य नेता ने पार्षद बनने के ठीक 6 साल बाद 1977 में फर्रुखाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 1985 में एक बार फिर विधायक चुने गए। अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा मिल चुका था जिस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को संभावनाएं नजर आने लगी थीं। चुनाव परिणाम भी वही बात दोहराते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाई। 1991, 93 और 96 में लगातार चुनाव जीतकर बतौर विधायक जनता के बीच मौजूदगी दर्ज कराई। इस बीच 1991 से 1992 के बीच ब्रह्मदत्त कल्याण सिंह की सरकार में राजस्व और ऊर्जा मंत्री भी रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत से भाजपा, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक और वोट करने वाली जनता तो प्रसन्न थी, लेकिन नेताओं और जनता का एक धड़ा खुश नहीं था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी से चुनाव हारने वालों में एक बड़ा नाम था सपा नेता विजय सिंह का। उस चुनावी हार ने एक ऐसी राजनीतिक रंजिश को जन्म दिया जिसका अंत ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अंत के साथ हुआ। समर्थक अपने नेता को खतरे से आगाह करते थे, एहतियात बरतने की सलाह देते थे, लेकिन एक कद्दावर नेता के स्वभाव में निश्चिंतता होना कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा
कि ब्रह्मदत्त खुद पर खतरे की संभावना से अनभिज्ञ होंगे, पर खतरे के स्केल को भांपने में उनसे कोई न कोई भूल तो हुई ही होगी। फिर आती है वो तिथि जिसका इंतजार शायद ही किसी को रहा हो, पर नियति को कौन टाल पाया है। 10 फरवरी 1997 की रात ब्रह्मदत्त द्विवेदी क्षेत्र के एक तिलक समारोह में शामिल हुए। लोगों से मिलने, बात करने और कुछ समय बिताने के बाद वहां से निकलने लगे। तमाम लोग उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने भी आए। उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि 2 बाइक्स आती हैं जिस पर कुल 4 लोग सवार थे। बचाव या काउंटर की कोई हरकत होती उसके पहले ही चारों अपराधी ब्रह्मदत्त द्विवेदी पर कई राउंड फायरिंग कर चुके थे। अब तक ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो चुकी थी। हमले में उनके गनर बीके तिवारी की भी मौत हुई और उनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ। मौके पर पुलिस आई, परिजनों को सूचना मिली और पड़ताल शुरू हुई। तब उनके परिवार वालों ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें सबसे आश्चर्यजनक और चर्चित नाम था स्थानीय विधायक और सपा के दबंग नेता विजय सिंह का। इसके अलावा एफआईआर में 3 अज्ञात के नाम दर्ज थे। पुलिस ने विजय सिंह को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। तब उन 3 अज्ञात के नाम भी सामने आए। वो थे कुख्यात शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, बलविंदर सिंह और रमेश ठाकुर। लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड की कहानी केवल इन 4 नामों तक सीमित नहीं थी। पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका विरोध हुआ। फिर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में 2 और नाम सामने आए। भाजपा की पूर्व विधायक और वर्तमान में सपा नेता उर्मिला राजपूत और भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद साक्षी महाराज। लेकिन ये दोनों नाम महज एक थियरी बनकर रह गए। कभी इतने सबूत ही नहीं मिले कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप इन पर भी लगता। वहीं अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, राजनीतिक रंजिश और राजनीतिक फायदे के चलते विजय सिंह ने भाड़े के हत्यारों से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कराई। 17 जुलाई 2003 को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी को ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों ने कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखा। जून 2023 में संजीव माहेश्वरी जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जीवा को मुख्तार अंसारी का मुख्य शूटर और सहयोगी भी माना जाता था। भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया था। बाद में सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का अंत भले दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उनके राजनैतिक जीवन की उपलब्धियां और कारनामे तमाम थे। ईमानदारी के साथ साथ उनके किरदार का एक और उल्लेखनीय गुण था, वो था बहादुरी। अगला किस्सा उनकी बहादुरी और वफादारी साबित करता है कि क्यों ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा नेता मिलना इतना सरल भी नहीं है। वीडियो में ऐसी तमाम बातें हो चुकी हैं जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के किरदार की असल तस्वीर खींचती हैं, लेकिन इन बातों के अलावा एक घटना ऐसी है जिसे उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे भयावह घटनाओं में एक माना जाता है, पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पहचान उस घटना के नायक के रूप में होती है। जानने वाले जानते हैं कि ब्रह्मदत्त न होते तो आज शायद मायावती न होती। 1995 का गेस्ट हाउस कांड, जिसमें सपा के तमाम विधायक मायावती के खात्मे की नीयत से उत्तर प्रदेश के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। दरअसल 1993 में सपा और बसपा ने गठबंधन की सरकार बनाई, जिसके चुनावी प्रचार का प्रसिद्ध नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लगभग 2 साल तक यूपी में सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी। जून 1995 में मायावती ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। ये बात सपा के नेताओं को पता चली। बिना देरी किए सपा के तमाम विधायक और नेता लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मायावती ठहरी थी। पूरा गेस्ट हाउस घेर लेने के बाद सपा के विधायक गेस्ट हाउस के कमरा संख्या 2 में पहुंचे, जहां मायावती थी। मायावती समझ गई थी कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। उनके साथ बसपा के कुछ विधायक भी मौजूद थे। वहीं 5 विधायकों को सपा के विधायक खींचकर ले गए और उनसे खाली पन्ने पर हस्ताक्षर करा लिया। ऐसे में किसी और के लिए भी दहशत में होना स्वाभाविक सी बात थी। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने पहला कॉल उस शख्स को लगाया जिन्हें वो अपना मुंह बोला भाई कहती थी।
वो थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त बिना डरे सपा के तमाम विधायकों का सामना करते हुए गेस्ट हाउस के कमरा संख्या 2 पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ सपा विधायकों ने कहा, उस चमार कुतिया को कमरे से घसीट लो। एक भाई के लिए अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्द सुनना कितना गुस्सा दिलाने वाला हो सकता है, इसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने तमाम सपा विधायकों के बीच मायावती के कमरे के सामने खड़े होकर लाठी भांजी, जिससे कोई नज़दीक ना आ सके। किसी तरह उन्होंने सपा विधायकों की भीड़ को बेतरतीब किया और मायावती की जान बचाई। लोग मानते हैं कि ब्रह्मदत्त ना आए होते तो मायावती शायद ही बच पाती। स्थिति सामान्य होने के बाद ब्रह्मदत्त ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से संपर्क किया, मायावती को राजभवन ले गए और अगली सुबह मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन वजहों के चलते मायावती ब्रह्मदत्त से बहुत स्नेह रखती थीं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा, अगर यूपी में बसपा और भाजपा की सरकार बनती है तो आधे कार्यकाल के लिए यानी 2.5 साल ब्रह्मदत्त को सीएम के रूप में स्वीकार कर लेंगी। लेकिन अफसोस, ब्रह्मदत्त उस पद के दावेदार होते हुए कभी वहां तक पहुंच नहीं पाए और उसके पहले ही उनका जीवन समाप्त हो गया। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। फिर उन्हें कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री पद भी मिला। लेकिन ब्रह्मदत्त के जाने के बाद जो राजनीतिक वॉइड क्रिएट हुआ, वो कोई और नेता कभी भर नहीं पाएगा, यूपी में तो कभी नहीं। भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी को परशुराम बताते हुए कहते हैं, वो बड़े ही मजबूत नेता थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। उनकी हत्या से 1 सप्ताह पहले प्रयागराज में डिप्टी मेयर का चुनाव था। वो प्रभारी बनाए गए और मेरे आवास पर उनका भोजन हो रहा था। अगली सुबह चुनाव था और रात में किसी ने उनको सूचना दी कि भाजपा के 4 सभासद एक बड़े नेता के कहने पर गायब हो गए, जिससे चुनाव में हार हो जाए और ब्रह्मदत्त जी का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाए। लेकिन ब्रह्मदत्त मजबूत आदमी थे, तो उन्होंने उन नेता को फ़ोन मिलाया और कहा, देखिए भाई, मैं प्रभारी बनकर आया हूँ और ये चुनाव जिताना है। ये 4 नाम हैं जो आपके शिष्य हैं और लापता हैं। अगर ये कल 11 बजे तक वोटिंग के पहले मेरे पास आकर मेरे अनुसार वोट नहीं डालते हैं तो वापसी में लखनऊ जाते समय मैं इनको गाड़ी में पीछे बांध कर घसीट कर ले जाऊंगा। ये शब्द थे उनके और उसका नतीजा ये निकला कि सवेरे 11 बजे नहीं, रात के ही 11 बजे चारों प्रकट हो गए। अगले दिन हम लोग चुनाव भी जीते। ब्रह्मदत्त जी की बात ही अलग थी। जल्दी जीवन समाप्त हुआ उनका, ये कष्ट का विषय है और बहादुर व्यक्ति थे। सपा के गुंडों के बीच पहुंच जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो कुछ इस किरदार और मिजाज के व्यक्तित्व थे ब्रह्मदत्त जी। लेकिन ब्रह्मदत्त के जाने के बाद जो राजनीतिक वॉइड क्रिएट हुआ, वो कोई और नेता कभी नहीं भर पाया, यूपी में तो कभी नहीं। अगर उनका जीवन असमय समाप्त न होता तो शायद उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण कुछ और ही होता।